A very good evening to you all. Hello everyone. कैसे हैं भाई आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि मेड इजी। विधि मेड इजी पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो आज से हमारा जो है एक नया क्रिमिनल लॉ स्टार्ट होने जा रहा है ना। जो हम लोग कल तक भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सीरीज चला रहे हैं वो तो अभी चलता ही रहेगा, लेकिन अब जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि है हमारा नया वाला कानून, किसका? सीआरपीसी का। जो सीआरपीसी का अब नया वाला जो वर्जन आया है 1 जुलाई 2024 से, वो अब हम लोग उसकी सीरीज जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जिस तरह से मन लगा करके आप लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को पढ़ रहे थे, उसी तरह अब हम और आप दोनों को मिल करके इसको भी टैकल करेंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ये कानून भारत के नागरिकों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ही बनाया गया है ना। अर्लियर क्या था भाई? सीआरपीसी के नाम से जाना जाता था, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, या फिर कह सकते क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर 1973 का था। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर। एक थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं, है ना। फिर आने वाले लेक्चर में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 चैप्टर 1 जो है स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज थोड़ा सा 10 से 15 मिनट का एक ओवरव्यू ले लेते हैं, जिससे कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा, इस कानून का इंट्रोडक्शन पेपर हो जाएगा। और जो नए स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, आइदर BA-LLB फर्स्ट ईयर वाले या सेकेंड ईयर वाले या फिर LLB फर्स्ट ईयर वाले, जो अभी तक पढ़े नहीं है सीआरपीसी को, आइदर नए वाले को या फिर पुराने वाले को, तो वो एक बार ओवरव्यू ले लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो फिर से वही कहूंगा कि भाई पेन और कॉपी ले करके बैठे, ठीक है। कहानी की तरह सुने नहीं, ना सोफे पर ना बेड पे लेट करके, नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के एकदम पढ़े। वो पंचायत वेब सीरीज में है ना, एकदम गर्दा उड़ा देना है, वही चीज गर्दा उड़ा देना है। चलो भाई, तो जैसा कि पता है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 हमारे देश में पूर्ण रूप से ये लागू हो चुका है। और कब से लागू हुआ था, तो इसका इन्फोर्समेंट डेट भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है, ठीक है। जरा पीछे वाले में आ जाते हैं हम लोग, पुराने वाले सीआरपीसी में, ठीक है। तो इसका नाम हुआ करता था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ 1973। क्या हुआ करता था? 1973। ऐसा नहीं है कि 1973 में ही कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आया, उससे पहले भी हुआ करता था सीआरपीसी। 1898 वाला सीआरपीसी, सिंस 1898 वाला सीआरपीसी, जिसको कि रिपील करके 1973 में लाया गया। जैसे कि 1973 वाला सीआरपीसी को रिपील करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनाया गया, उसी तरह 1898 सीआरपीसी को रिपील करके 1973 सीआरपीसी लाया गया था। 1898 वाली सीआरपीसी को ड्राफ्ट कौन किया था? तो यहाँ देख लो, नाम मैंने साफ साफ अक्षरों में लिख दिया है, थॉमस बैबिंगटन मैकले। लॉर्ड मैकेले के नाम से बहुत प्रसिद्ध थे ये। लॉर्ड मैकेले, फुल फॉर्म अगर पूरा नाम जानो तो थॉमस बैबिंगटन मैकेले ने इस कानून को क्या किया था? ड्राफ्ट किया था, ठीक है। यह कानून सीआरपीसी कब एसेंट आया, मतलब संसद में कब इसको पास किया गया? तो 25 जनवरी 1974। जैसे कि बात करें हम लोग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो पूर्ण रूप से संसद से पास हो चुका था बहुमत के साथ, वो 25 दिसंबर 2023 को, तो और लागू हुआ 1 जुलाई 2024 को। ठीक उसी तरह ये 25 जनवरी 1974 में एसेंट होता है, और 1 अप्रैल 1974 को क्या किया जाता है? लागू किया जाता है पूरे देश में। इन्फोर्समेंट डेट ओल्ड सीआरपीसी का 1 अप्रैल 1974, नए वाले का 1 जुलाई 2024, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। है कि नहीं भाई? इन्फोर्समेंट डेट 1 अप्रैल 1974 ओल्ड सीआरपीसी का, इन्फोर्समेंट डेट नए वाले सीआरपीसी का, मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का 1 जुलाई 2024। ये 1 जुलाई 2024 से पूर्ण रूप से पूरे देश में क्या हुआ भाई? लागू हो गया। अब जरा सेक्शंस की बात करें तो अर्लियर टोटल सेक्शन हुआ करता था 484, और अब हुआ करता है 531, ठीक है।
पहले चैप्टर हुआ करता था 37, अब चैप्टर हुआ करता है 39। बताएंगे कि कौन सा वो दो नए चैप्टर को जो है लाया गया है, ठीक है। बात करें हम लोग टोटल शेड्यूल्स के बारे में, 2 हुआ करता था पहले भी, अभी भी टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल जो है वो 2 है। टोटल फॉर्म्स की बात करें तो 1 से लेकर 56 तक का, मतलब टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स हुआ करते थे सीआरपीसी में। फर्स्ट शेड्यूल में बात करता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस के बारे में, कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा, कौन सा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल होगा, ये फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया। और दूसरे वाले शेड्यूल में टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स हुआ करता था सीआरपीसी में, वो 56 हुआ करता था। लेकिन नए वाले की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ फॉर्म 58 हुआ करता है, मतलब 2 फॉर्म और बढ़ाया गया, ठीक है। और जरा देखें कि मैंने जैसे कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भी क्या है भाई, वो एक प्रोसीजरल लॉ है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी जो है वो क्या है, एक प्रोसीजरल लॉ है कि नहीं। अब प्रोसीजरल लॉ का डेफिनेशन कई बार मेरे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर प्रोसीजरल लॉ का डेफिनेशन एक बार लिखवा दीजिए, तो लिख लो, द प्रोसेस विच इज टू बी टेकन फॉर रीचिंग अप टू द स्टेज ऑफ पनिशिंग, मतलब वैसा प्रोसेस जिसको फॉलो अप करते हुए हम कहां तक पहुंच रहे हैं, पनिशिंग तक, मतलब सजा दिलवाने तक का जो स्टेज है, जो प्रोसेस है, वही आपको प्रोसीजरल लॉ बताता है। तो हमारा नया वाला सीआरपीसी बोलो या पुराना वाला सीआरपीसी बोलो या 1898 वाला सीआरपीसी बोलो, तीनों का तीनों प्रोसीजरल लॉ था। बस फर्क अब क्या हो गया कि 484 से 531 सेक्शन हो गया। ये बताता था 484 सेक्शन कि 1898 वाली सीआरपीसी को रिपील करके 1973 वाला जो सीपी है वो पूर्ण रूप से भारत पर अब लागू होगा। और यहां पर भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 531 यही बताती है कि 1973 वाले सीआरपीसी को रिपील करके, खत्म करके अब पूर्ण रूप से भारत पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू होगा। जैसा कि मैंने अपने साक्ष्य अधिनियम वाले सीरीज में बताया, वहां धारा नंबर 170 की 167 में क्या था, क्या बताया गया था 167 में, बताओ, सॉरी 170 में कि 1872 वाले भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इट मींस इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 को रिपील करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। जब भी सरकार अपने ऑफिशियल गैजेट के में नोटिफाई करती है, उस दिन से पूर्ण रूप से ये भारत पर लागू होगा। तो 1 जुलाई 2024 से तो ये पूर्ण रूप से भारत पर लागू हो गया। चाहे बात करो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, चाहे साक्ष्य अधिनियम का, या चाहे फिर किसका बात करो, भारतीय न्याय संहिता, मतलब अपना नया वाला जो आईपीसी है, तो तीनों एक साथ ही लागू हुए। तो देखो बातों बातों में तुमको 484 सेक्शन मतलब 484 सेक्शन को अभी बता दिया कि उसमें क्या लिखा है, 531 में भी क्या लिखा था, और साथ ही साथ अपने पुराने वाले लेक्चर में जो है 170 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में भी मैंने बताया। अब जरा और थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं भाई, क्यों? अगर नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे प्यारे बालों को, ठीक है। ड्राफ्टिंग कौन किया था? थॉमस बेबिंगटन मैकेले साहब ने किया था इस वाले सीआरपीसी का, ठीक है, जिसको कि अमेंड करके लाया गया, मतलब पूर्ण रूप से रिपील करके, खत्म करके 73 में लाया गया, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार हुआ करती थी, ठीक है। अब मोदी जी के राज में 73 वाले सीआरपीसी को खत्म करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लाया गया, ठीक है। चलो अब इसको मैं रब करता हूँ जल्दी से। प्यारे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, और आप नए होंगे मेरे चैनल पर तो लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें, है कि नहीं प्यारे मेरे बच्चों। अच्छा, जरा और हम लोग बात कर लें। अभी मैंने क्या बताया आप सभी को, अभी मैंने जो है क्या बताया आप सभी को, लगता है गीला कपड़ा से मैंने साफ कर दिया क्या? वेट फॉर अ व्हाइल मेरे भाई। अभी मैंने क्या बताया आप सभी को कि पहले कितना चैप्टर्स हुआ करता था, पहले चैप्टर कितना हुआ करता था? 37, किसमें? सीआरपीसी में, है ना। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस में कितना चैप्टर है? 39। कौन 2 बढ़ाया गया है?
तो बढ़ाया गया है इसमें जब पढ़ते, अगर पढ़े होगे तो तुम्हें मिला होगा एक 7A, कौन सा चैप्टर है ना, जो कि बात करता था रेसिप्रोकल अरेंजमेंट के बारे में, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट के बारे में, ठीक है, जिसको कि अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक सेपरेट चैप्टर नंबर 8 में क्या किया गया, ला दिया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। तो एक चैप्टर बढ़ गया, एक चैप्टर बढ़ गया, और एक और हुआ करता था, एक और पढ़े होगे क्या, नोट डाउन कर लो, सीआरपीसी में एक चैप्टर हुआ करता था, कौन सा चैप्टर नंबर 22A, चैप्टर नंबर 22A 22A है कि नहीं, बताओ, जो कि बात करता था तुम्हें प्ली बार्गेनिंग्स के बारे में, प्ली बार्गेनिंग के बारे में। अब क्या किया गया कि इस चैप्टर को एक नए चैप्टर में लाया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के चैप्टर नंबर 23। तो इस हिसाब से 37 से 38 जो चैप्टर नंबर 8 और 39वां चैप्टर जो है वो 23 आया, ठीक है। और एक बार चीज नोट डाउन कर लो, ये जो है ना, ये तुम्हारा क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005 में क्या किया गया था, जोड़ा गया था इस चैप्टर, ठीक है। अब इस सवाल से, इस चीज को देख करके तुम्हारे मन में क्या उत्पत्ति जाग रही होगी भाई, क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि क्या सीआरपीसी में अमेंडमेंट भी हुए हैं। तो जी हाँ, टोटल नंबर ऑफ अमेंडमेंट 4 हुए हैं, ठीक है। अपने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ में जो है टोटल नंबर ऑफ जो अमेंडमेंट हुए हैं वो 4 अमेंडमेंट हुए हैं। तो इसको भी नोट डाउन कर लो कि टोटल नंबर ऑफ अमेंडमेंट कितने हैं भाई, टोटल नंबर ऑफ, अगर बात करें अमेंडमेंट के बारे में, अमेंडमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, नहीं बताओगे तो बहुत पिटाओगे। नहीं यार, यहाँ बैठ करके हम कैसे किसी को पीट सकते हैं, बताओ तो जरा, है कि नहीं। तो लिख लो, टोटल नंबर ऑफ अमेंडमेंट कितना हुआ है प्यारे बच्चों, 4 हुआ है। पहला कब हुआ था, सन 2013 में, दूसरा कब हुआ था, 2015 में, तीसरा कब हुआ था, 2016 में, और चौथा कब हुआ था, 2018 में, है कि नहीं, बोलो। अरे रे 18 में और 19 में, 16 में नहीं हुआ था यार, क्या सर आप गलत लिख देते हैं, है कि नहीं। अच्छा, 16 वाला कब हुआ था, तो 16 वाला हुआ था 3 Feb 2000, कब, जल्दी बताओ, जल्दी, हाँ ठीक है। 15 वाला कब हुआ था, जल्दी बताओ, 23 जून। 18 वाला कब हुआ था, जल्दी बताओ, 21 अप्रैल। और ये वाला तो पता ही है कि द JNK रिकॉग्नाइजेशन ही है ना भाई, हाँ, रिकॉग्नाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 जब लाया गया तो 31 अक्टूबर 2019 को अमेंड करके ये पूर्ण रूप से भारत पर लागू किया गया, जो कि कल तक जो है सीआरपीसी हमारा जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया पे लागू नहीं होता था, लेकिन अब जो है लागू होता है। तो ठीक वही हाल है हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का भी। जब सेक्शन नंबर 1 पढ़ाएंगे, शॉर्ट टाइटल एप्लीकेशन एंड इट्स एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के बारे में जब पढ़ाएंगे तो वहाँ भी देखना कहाँ लागू होता है, कहाँ लागू नहीं होता है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ जो तुम्हारा अमेंडमेंट हुआ है वो 4 अमेंडमेंट हुआ है। सर इसी के साथ ये भी ना बता दीजिए कि संविधान में कहाँ प्रेजेंट है ये, चलो आओ बता देते हैं कि संविधान में कहाँ प्रेजेंट है ये। नहीं बताएंगे तो बोलोगे कि
सर आधा अधूरा बताते हैं। बात करें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बात करें, यह प्रेजेंट है कंकरेंट लिस्ट में। अरे क्या होता है कंकरेंट लिस्ट? वैसा लिस्ट जिसमें कि स्टेट एज वेल एज सेंटर के पास क्या होता है, के पास पावर होता है। इस लिस्ट के अधीन पावर होता है क्या करने के लिए? फॉर अमेंडिंग, ठीक है ना। सेंटर और स्टेट के पास पावर होता है कि वह क्या करे, अमेंड करे, ठीक है। और भारत के संविधान के किस शेड्यूल में है? तो ये है तुम्हारा 7th शेड्यूल में, SCHEDULE 7th शेड्यूल में। और अगर हम लोग बात करें कि कौन से एंट्री नंबर में होगा, तो एंट्री नंबर 2 में होगा। तो ये रहा इसका कुछ और बैकग्राउंड मैंने बता दिया, ठीक है। वैसे इसका मैं नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बता दिया आप लोगों को। चैप्टर नंबर कौन कौन सा चैप्टर आया? 7A को क्या कर दिया गया, चैप्टर 8 बना दिया गया। 21A को क्या किया 23 बना दिया, ठीक है। ये 21 नंबर चैप्टर हो गया, ये हो गया तुम्हारा चैप्टर, ये हो गया। इसको अब BNSS में क्या किया गया, जोड़ दिया गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक किसी को कोई कष्ट, कोई संशोधन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जरा मैं बताऊं और बता दूं, चलो और जान लो, थोड़ा सा और जान लो। अगर बेयर एक्ट होगा पास में तो ये भी देखना कि पुराने वाले CRPC में जब सबसे पीछे जाओगे, सबसे पीछे में देखना लिखा होगा फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है, और लिखा होगा सेकंड शेड्यूल। क्या लिखा होगा? फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल, ठीक है ना। अरे क्लियर दिख रहा है कि नहीं? क्लियर दिख रहा ही होगा, हाँ बहुत सुंदर क्लियर दिख रहा है। तो फर्स्ट शेड्यूल क्या बताता है तुम्हारा? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस के बारे में, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस के बारे में। दूसरा शेड्यूल क्या बताता है तुम्हारा? वो फॉर्म्स के बारे में बताता है। अरे भाई हर तरह का फॉर्म, चाहे वारंट का हो, समन का हो, ठीक है, कुर्की जब्ती का हो, ये सब का फॉर्म जो है उसमें दिया हुआ रहता है, ठीक है। 317 का एप्लीकेशन वगैरह जो है वो सब उसमें जो है दिया हुआ रहता है, ठीक है। वो कल तक 317 था, अब शायद 352 हो गया है, ठीक है। तो वो फॉर्म्स दिए हुए रहेंगे। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कितना मैंने बताया? 58 फॉर्म्स है ना। शेड्यूल कितना है? 2 ही रहेगा। तो ये सब भी चीज़ तुम्हें जानना ज़रूरी था, जो कि मैंने बताया। देख लो, मैं दिखा देता हूँ तुम्हें बेयर एक्ट में एक बार कि फॉर्म तुम्हें कहाँ पर और किस जैसा दिखेगा। देखो, अगर दिख पा रहा होगा तो देखो ये सब दिखा हुआ है ना। फॉर्म नंबर 37, फॉर्म नंबर 36 वारंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन फेलियर टू पे कंपनसेशन, है ना। तो ये सब चीज़ों का इस तरह का जो फॉर्म है तुम्हें ये पीछे दिखेगा। यहाँ देखो शेड्यूल नंबर 2 लिखा है ना, शेड्यूल नंबर 2। अगर आ जाए हम लोग शेड्यूल नंबर 1 पे, किस पे आ जाए? शेड्यूल नंबर हम लोग अगर 1 पर आ जाए तो देखो ये शेड्यूल नंबर 1 है। इस तरह से तुम्हें चार्ट बना हुआ होगा कि सेक्शन लिखा हुआ होगा, ऑफेंस लिखा होगा, पनिशमेंट कौन कॉग्निजेबल है, कौन नॉन कॉग्निजेबल है, कौन ट्राइबल होगा मजिस्ट्रेट के पास, कौन ट्राइबल होगा तुम्हें सेशन जज के पास, कौन बेलेबल होगा, कौन नॉन बेलेबल होगा, उसका शेड्यूल बना हुआ होगा, उसका एक चार्ट बना हुआ होगा। तो ये एक ओवरव्यू मैं आज लेकर के आया तुम्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का। अब आने वाले लेक्चर में जो है मैं क्या बताऊंगा, चैप्टर नंबर 1 जो कि होगा सेक्शन नंबर 1 के बारे में, कहाँ एप्लीकेबल होगा, कहाँ नहीं होगा। फिर आएंगे सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन क्लॉज पे। फिर जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा था, यहाँ पर बहुत लंबा है भाई, इस बार थोड़ा लंबा है, ठीक है। पिछली बार की अपेक्षा इस बार थोड़ा डेफिनेशन यहाँ पर लेंदी जाएगा। तो होश हो हवास में आज के लेक्चर में मैं अगर कंक्लूड कर दूँ तो थोड़ा ऊपर चला जाएगा, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए मैं सोचा कि इसको नेक्स्ट वाले लेक्चर में जो है लेकर के आऊँ।
तो अब हम लोग कल वाले लेक्चर, कल इसको अपलोड करूँगा, दूसरे वाले मतलब लेक्चर को आज अपलोड कर देता हूँ ये ओवरव्यू को, और कल जो है इसको भी अपलोड कर दूँगा। तो मन लगा करके पढ़ना, और कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स तो खुला ही है, पूछ लेना अगर कोई दिक्कत ऐसा हो तो बस मिलते हैं अब हम लोग नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहें, खुश रहें और ख्याल रखें और खूब मन लगा करके पढ़ें। ठीक है, बाय बाय एंड गुड नाइट।